अपठित गद्यांश। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी परीक्षाओं में हर प्रश्न पत्र में इसे पूछा ही जाता है। अतः अपठित गद्यांश किस प्रकार लिखा जाता है उसे हम आज जानेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे पहले न पढ़ाया गया हो। परीक्षा में अपठित गद्यांश दिया जाता है जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो। इस गद्यांश के आधार पर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। अपठित का शाब्दिक अर्थ है अ प्लस पठित, यानी जो पहले न पढ़ा गया हो, तथा गद्यांश का शाब्दिक अर्थ है गद्य प्लस अंश, अर्थात वह भाग जो गद्य में लिखा गया हो। गद्य यानी प्रोज। यह गद्य अंश किसी भी कहानी, लेख, जीवनी, निबंध, उपन्यास या किसी भी भावों या विचारों से लिया जा सकता है। गद्यांश लिखने के कुछ नियम होते हैं जो इस प्रकार से है। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही होते हैं, अतः इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। कठिन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश में जितने भी कठिन शब्द आते हैं उन्हें पहले समझना चाहिए। फिर जब गद्यांश को पढ़ा जाता है तब इसमें आए मुख्य बातों को रेखांकित करना चाहिए। रेखांकित यानी अंडरलाइन करना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त, भाषा सरल तथा सुबोध होना चाहिए, तथा गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक संक्षिप्त हो। संक्षिप्त यानी छोटा हो और उसका संबंध मूल भाव से होना चाहिए, अर्थात शीर्षक जो है वो कुछ शब्दों में ही लिखा जाना चाहिए। पूरा पंक्ति जो है लिखना नहीं चाहिए। और पूरे गद्यांश को पढ़ते वक्त जिस केंद्रीय बिंदु पर गद्यांश को कहा जा रहा है उस पर ही शीर्षक को लिखना चाहिए। ये नहीं कि कुछ और दिया गया है और आप शीर्षक कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गद्यांश से जुड़ा हुआ ही शीर्षक आप लोगों को लिखना चाहिए। गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते समय अपने शब्दों का प्रयोग कर उत्तर लिख सकते हैं, किंतु अपनी ओर से किसी भी बातों को जोड़ना नहीं चाहिए। गद्यांश के भावों में बदलाव भी नहीं होना चाहिए, अर्थात अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए आप उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी बातों को गद्यांश के उत्तरों में जोड़ना नहीं चाहिए। अपठित गद्यांश में प्रश्नों को दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला है विकल्प यानी ऑप्शन रहित, जिसमें ऑप्शन नहीं होता है, जिसमें गद्यांश से प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढकर लिखना होता है। और दूसरा है विकल्प सहित, जिसमें ऑप्शन होता है, जिसमें विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखना होता है। अब हम अपठित गद्यांश के उदाहरण को पढ़ेंगे, लेकिन उदाहरण को पढ़ने से पहले ये जान लेना अच्छा है कि गद्यांश में प्रश्नों के उत्तर खोजने का आसान तरीका यह है कि पहले आप गद्यांश को एक बार ठीक से पढ़ लें, फिर एक एक प्रश्न को पढ़िए। आपको यह पता होगा कि इस प्रश्न के उत्तर आसानी से कहाँ मिल सकता है, तब आपको आसानी हो जाएगी कि कहाँ पर कैसे प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं। इसलिए पहले आप गद्यांश को पढ़िए, फिर प्रश्नों को पढ़िए और उसके बाद उत्तरों को ढूंढिए। तो अपठित गद्यांश का उदाहरण देखिए। चलना मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, हवा भी चलता है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में
चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। तो यह गद्य जो है किसी एक लेख से लिया गया है। तो अब इस गद्य से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा गया है। जैसे गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो पहले प्रश्न में शीर्षक लिखने दिया गया है। शीर्षक यानी हेडिंग या टाइटल। तो गद्यांश को पढ़ते वक्त आपको किस चीज़ का पता लगा कि इसमें पहिए के बारे में कहा गया है, इसलिए शीर्षक क्या लिखा गया, पहिए की खोज। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया, चलना किसका स्वभाव है। तो इसका उत्तर है चलना मनुष्य, पानी, हवा तथा समय का स्वभाव है। फिर तीसरा प्रश्न है, प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मनुष्य क्या करता था। तो इसका उत्तर भी गद्यांश में ही है कि प्राचीन समय में मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता था। फिर चौथा प्रश्न है, पहिए के आविष्कार से क्या लाभ हुआ। तो पहिए के आविष्कार से मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई और गाड़ियों का भी आविष्कार हुआ। और पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो चलना और सुगम का विपरीत अर्थ वाले शब्दों को लिखने के लिए कहा गया है। तो चलना का विपरीत अर्थ क्या है, रुकना, और सुगम का क्या है, दुर्गम। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर जो है गद्यांश में ही मिल जाते हैं। तो इस प्रकार हम एक गद्यांश को भली भांति कर सकते हैं। अंत में अपठित गद्यांश के अभ्यास से विद्यार्थियों में भाषा की समझ का विकास होता है। इससे उनमें विषय को ग्रहण करने की क्षमता, भाषा की संरचना, व्याकरण का ज्ञान और शिल्प ज्ञान व अतिरिक्त शब्द भंडार की वृद्धि होती है। तो अपठित गद्यांश का अभ्यास करने से हमें इन सब बातों का जो है विकास होता है। अतः हमें इस अपठित गद्यांश का अभ्यास करते रहना चाहिए। और प्रश्न पत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोगों को अपठित गद्यांश के विषय के बारे में जो समझाया गया है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।